बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम 26वीं आईनी तरमीम और नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी के हलफ के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। क्या मुज़ाहमती सियासत बढ़ भी सकती है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हुकूमती पॉलिसी पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या आला अदलिया के रिफॉर्म से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी मुमकिन हो सकेगा। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ईरान पर इजरायली हमले से इजराइल की बेबसी कैसे जाहिर होती है। आज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखा जा चुका है। जस्टिस याहिया आफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस का हलफ उठा चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हलफ के साथ 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है और यूं पाकिस्तान में आला अदलिया में हुकूमती रिफॉर्म्स का तरीक़ाकार भी वज़ा हो चुका है। कल होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस से एक बात तो वाज़े हो चुकी है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को जस्टिस मंसूर अली शाह और 4 दीगर साथी जजेस की तरफ से मुज़ाहमत का सामना रहेगा। अलबत्ता जजेस की एक बड़ी तादाद 26वीं आईनी तरमीम और नए वज़ा किए गए सीनियरिटी प्रिंसिपल पर अपनी रजामंदी का इजहार कर चुकी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती क्या किसी तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होगी? आने वाले दिनों में यह सबसे अहम सवाल गर्दाना जा रहा है। आईनी तरमीम की मंजूरी और इसके नाफिजुल अमल होने के बाद एक बात तो तय हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस किस्म के रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही थी, ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आ सका, जिसके बाद ये तासुर जोर पकड़ता जा रहा है कि पीटीआई के बानी रहनुमा और दीगर कायदीन तरमीम और आला अदलिया में होने वाली तब्दीलियों को कबूल कर चुके हैं। यही वजह है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। तहरीक इंसाफ के कायदीन में यह सोच भी पाई जाती है कि पार्लिमानी कमेटी से बॉयकॉट का फैसला दुरुस्त नहीं था और हमें जस्टिस याहिया आफरीदी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जस्टिस याहिया आफरीदी का साफ सुथरा किरदार रहा है, उनकी मुखालफत करके हम क्यों अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत निज़ाम के साथ चलने की ख्वाहिश रखती है और पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी इस बात की गवाही देते हैं कि मुज़ाहमती सियासत को सपोर्ट करने वाले कायदीन का असर ज़ायल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए चीफ जस्टिस का कहना है कि कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाऊंगा, रियासती सतूनों की खुद मुख्तारी को कामयाब बनाएंगे और जजेस और अदलिया की इज्जत यकीनी बनाई जाएगी। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के कायदीन की तरफ से मुज़ाहमती सियासत से पीछे हटना दुरुस्त अमल दिखाई देता है। अलबत्ता आने वाले दिनों में असल सूरत हाल वाज़े होगी और देखना होगा कि सियासी बिसात क्या रुख इख्तियार करती है। क्या बुशरा बीबी के बाद बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई भी जल्द मुमकिन है? ये भी आज एक सवाल उठाएंगे। क्या गवर्नर सिंध कामरान टिस्ट जो कह रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ का केस किसी डील या ढील की तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्या ये बात दुरुस्त है? इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाजी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस तरमीम के बाद और जो आला अदलिया के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, आज याहिया आफरीदी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो रेजिस्टेंस या वो मुज़ाहमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी बात कर रही थी, अभी तक के जितने भी हालात और वाक़यात हैं वो ये बताते हैं कि वो मुज़ाहमती सियासत से आप लोग शायद दस्तबरदार हो रहे हैं, एटलीस्ट इस मामले में। क्या ये दुरुस्त तासुर है? नहीं, ये तो तासुर पता नहीं किधर से आ रहा है। देखें, अदलिया एक रियासत का सतून है और जो तब्दीलियां आई हैं वो अदलिया पे एक हमला और इस तरह का हमला कि उसको कमज़ोर करने की साजिश के मुतरादिफ है। अभी जो आप रिस्पॉन्स स्ट्रीट पे नहीं देख रही, उसका वजह ये है, सबसे पहले तो 29 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है मंगल वाले दिन। उसके बाद से सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपको गियर अप होती नज़र आएंगी। अभी आपने रिसेंटली देखा, आज ही के दिन एक नोटिफिकेशन हुआ है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी तब्दील हो गई है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखें, ये मामला डिसाइड ग्राउंड पे नहीं होना, ये अदालतों पे होना है, जो 26वीं आईनी तरमीम का है। इस तरमीम ने चैलेंज होना है। अब कमेटी बन गई है, सबसे पहले होगा कि आया इसको फुल कोर्ट सुनती है या ये किसी और तरफ जाता है। सबसे जो पहला जो मसला दरपेश होगा, जो जुडिशरी के पास जाएगा, जिसने हल होना है, और मैं समझता हूँ उधर ही से सारी चीज़ें गेयर अप होंगी। चलिए, आप क्योंकि बैरिस्टर हैं, आप कानून को समझते हैं, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं कि ये मसला जो है
वो अदलिया में ही हल होना है, ऑब्वियसली विच इज़ द राइट वे, होना भी यही चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के क्योंकि बाकी काफ़ी लोग, कुछ नहीं काफ़ी लोग जो हैं वो सड़कों पे आने की बात करते रहे हैं, खुद गंडापुर साहब के जी पाकिस्तान बंद कर देंगे, वो आज हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल थे, तो ऑब्वियसली मुज़ाहमत का तासुर तो पार्टी के जो लोग हैं उनके अपने बयानात से मिला ना। नहीं, सड़कों पे बिल्कुल आना है, ये मैं नहीं कह रहा कि सड़कों पे पार्टी नहीं आएगी, मगर देखें पहले चीज़ों के लिए आपने प्लेटफॉर्म तो सेट करना है। देखें आप कोर्ट को अप्रोच ही ना करें, इलेक्शन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज ही ना करें और हवा में जो है ना एहतजाज करते रहें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। देखें पिटिशन लग जाएगी, पिटिशन की हेयरिंग होगी और हेयरिंग के साथ आप देखेंगे पूरे मुल्क में मोमेंटम बनेगा। जो हेयरिंग की डेट्स होंगी आप उसके साथ साथ आप देखेंगे एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनेगी और वो इतनी बड़ी मूवमेंट होगी जो लोगों को परेशान कर देगी, क्योंकि लोग इस वक्त अंडर करंट को समझ ही नहीं रहे। देखें अगर हमारे नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान आए हैं, आते साथ उन्होंने एक कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, चीज़ों को किया, वो मतलब उन्हें भी समझ है कि वो एक बहुत उन्होंने डार्क लेगेसी को इनहेरिट किया और उस चीज़ों को उन्होंने इन राइट डायरेक्शन सेट करने के लिए चीज़ों को टाइम चाहिए होगा। और इसी तरह पीटीआई भी जो है ना अपना ड्यू रोल प्ले करेगी। हमारा वो रोल ये नहीं कि सिर्फ शोर मचाना है, हमने चीज़ों को हल की तरफ लेके जाना है और हल पे जाएगी इसी तरह से कि जब कॉम्बिनेशन होगा कि आपने कोर्ट्स को भी अप्रोच करना है, अपनी स्ट्रीट मूवमेंट को भी बरकरार रखना है। ठीक है, ये अब आपने जिस कमेटी की बात की है, अब जस्टिस मुनीब अख्तर को खुद नहीं रखा था साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो खुद उससे माजरत कर गए थे। अब उन दोनों का याहिया अफरीदी साहब की तरफ से इसमें शामिल किया जाना, व्हाट इंप्रेशन डज दिस गिव? देखें मैं वही जिस लेगेसी का इशारा किया ना, देखें जो जाने वाले चीफ जस्टिस साहब चले गए मगर वो बहुत ज़्यादा डिवाइड क्रिएट कर गए हैं। अगर आप देखें पहले भी मतलब डिफरेंसेस होते थे मगर इस तरह का स्टार्क डिवाइड नहीं होता था कि आपके 6 सीनियर तरीन जजेस जो है ना फेयरवेल में पार्टिसिपेट ही ना करें, जजेस इस हद तक चले जाएं कि एक दूसरे से सलाम भी ना लें। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा बैलेंस लाने की। देखें बात है कि जजेस ने जो है ना इंसाफ का अमल पे जो है ना डिस्पेंस करना है, जो कि बड़ा एक डेलिकेट काम है। उधर आपका पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं आनी चाहिए, या आपकी इंटरनल फीलिंग, आपकी किसी के बारे में जो है ना नफ़रत है, वो अगर ओवर शेडो कर जाए तो तमाम का तमाम निज़ाम का जो इंसाफ का निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है। तो जैसे नए चीफ जस्टिस साहब मेरे ख्याल से कोशिश यही कर रहे हैं कि सबको ऑन बोर्ड ले आएँ। ये एक अच्छा अमल होगा, मगर ये अमल ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि गवर्नमेंट फ़ौरन मुकम्मल कीजिए, गवर्नमेंट फ़ौरन कोशिश करेगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को दोबारा से अमेंड करने की। जो अभी इतलात भी आ रही हैं कि ये 3 से 5 की कमेटी बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस असर को ज़ायल मज़ीद अमेंड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखें ये हमें बहुत ओकेजन्स पे नज़र आया है पीटीआई की तरफ से कि जज कह लीजिए या ख़ास तौर से चीफ जस्टिस को लेकर भी इस किस्म के बयानात आते रहे हैं। माजी में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ही वो एक रेफरेंस जो है वो आया, सदारती रेफरेंस, और उसके बाद फिर एक नई जंग का आगाज़ हो गया। फिर उसी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक़ में भी बयानात आते रहे। तो ये एक वतीरा कह लीजिए या ट्रैक रिकॉर्ड कह लीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है। अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज जो ये कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की है, उसके बाद मैं आपके कुछ लोगों के बयानात देख रही थी, कल तक जो मुखालफत कर रहे थे वो कहते हैं कि जी पार्लिमानी कमेटी का हमें बॉयकॉट उस वक्त नहीं करना चाहिए था। उससे ये इंप्रेशन चला गया है कि हम जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ हैं। अच्छा देखिए, पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट बिल्कुल ठीक किया है। ये पार्लिमानी कमेटी एक स्पेशल पार्लिमानी कमेटी थी जिसका मकसद खाली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट था। हमारा मकसद ये नहीं है कि ए या बी या सी में से कोई एक हमारी पसंद का चीफ जस्टिस पाकिस्तान होता। हमारा इशू ये है कि आप जिस किसी को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, आप उसे वीकर पोजीशन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना रहे हैं, जो कि इस मनसब के जो है ना शायान शान नहीं है। आपने इन अमेंडमेंट में करके चीफ जस्टिस का रोल बहुत हद तक क्लिप कर दिया। आपने उसके एक पैरेलल कोर्ट उसी की कोर्ट के अंदर बना दिया जिसकी आइन इजाज़त ही नहीं देता। आपका सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल, जिस लेटर का हवाला मंसूर अली शाह साहब ने भी जो काजी साहब को लिखा, उनमें यही किया कि आपने सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल का कभी ख्याल ही नहीं रखा। देखिए, अदलिया का एक अपना मकाम है। पार्लियामान हम कहते हैं ठीक है, पार्लियामान के पास इख्तियार है, पार्लियामान लेजिस्लेट भी कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ला सकता है, मगर पार्लियामान के पास ये इख्तियार नहीं है कि
बराबर के एक रियासती सतून पे हमला कर दे। ये जो अमेंडमेंट 26वीं आईनी तरमीम थी, ये डायरेक्ट अदलिया की आज़ादी पे हमला है। देखें, एक ऐसी अदलिया आप बना रहे हैं जिसके चलें जजेस का सिलेक्शन का प्रोसेस आ गया, आपके थ्रू हो गया, मगर उनकी डे टू डे मैनेजमेंट तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर बेंचेज ही आपने बनाने हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है, तो बाकियों का रोल ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह के मसले मसाइल की वजह से हमने बायकॉट किया और फॉर राइट रीजंस किया। मुसव्वदा तैयार हो रहा था, ऑब्वियसली एक तरफ तो पीपल्स पार्टी आईनी कोर्ट की बात करती थी ना, उस मुतालबे से वो पीछे हटे, वो आईनी बेंच की तरफ गए। मौलाना साहब ने अपनी चीज़ें कहीं, वो काफ़ी शिक्के जो हैं ऐड कर ली गई। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर मौजूद थे जो इस मामले को देख रहे थे, और आखिरी मिनट तक बैरिस्टर अली ज़फ़र भी बहुत सारी चीज़ों से उस मुसव्वदे की शिकों से अग्री करते हुए दिखाई दे रहे थे। और बाद में जब कहा गया कि जनाब खान साहब के पास जाएंगे और मुलाकात करके आएंगे, तो फिर पता चला कि नहीं, आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, आप लोग इनकार कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो बेसिकली हमारी बातचीत हो रही थी ना, वो इस तनाजुर में थी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कि वो बन ही नहीं सकती। जो हम मौलाना साहब के पास भी जा रहे थे, उन्हें यही समझाने की कोशिश की गई कि ये जो निज़ाम लाना चाह रहे हैं, ये निज़ाम लाने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि फॉर्म 47 की चोरी खुलने का डर है, और उस डर की वजह से उस डर के पेश नज़र ये सारी मूवमेंट की जा रही है। और काफ़ी हद तक हम उन्हें इन चीज़ों में कन्विंस करने में कामयाब हो गए। अल्टीमेटली जो आखिरी वक्त तक बातचीत चलती मौलाना साहब से कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना भी है तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे बनता है तो इंडिया की तर्ज का आप सीनियर मोस्ट जजेस पे बना दें, 5 की तरह से। इससे बियॉन्ड तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अब इन्होंने जो गलती सबसे बड़ी क्या की कि आपस में जिस वक्त सेटल किया कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होगी, आप आईनी बेंच बना ले, क्योंकि जल्दबाजी का काम था। इन्होंने खाली वो लफ्ज़ चेंज कर दिया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह इंसर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और वही क्लॉजेज उसी तरह रहने दिए। अब उसकी वजह से क्या है कि अब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अगर आप कॉम्पोजिशन दे दें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो वहाँ पहले बैठना था आईनी कोर्ट का हेड, वो अलहदा से अपॉइंट होना। अब किस तरह से जुडिशल कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन होगी जब आईनी बेंच भी उसी ने अपॉइंट करना है? तो ये अब क्लैरिटी नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर केसेस की मार्किंग कौन करेगा, उस बेंच का रजिस्ट्रार कौन होगा, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिस चीज़ को देखा नहीं। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आपका अपील प्रोवाइड करता है, जो 184(3) के केसेस जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की नौइयत के केसेस। अच्छा, बेंच तो हुकूमत ने बना दिए, आप जुडिशल कमीशन के थ्रू चलें, आपने आईनी बेंचेस बना दिए। उन आईनी बेंचेस के केसेस की अपील कौन सुनेगा? क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके अपीलेट बेंचेस बनाएगा? कौन बनाएगा? तो आपको इस क्लैरिटी इसमें भी नहीं है, इसी वजह से। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि अब हम जाहिर है इसको चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाएंगे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। लास्टली ये बताइएगा, बुशरा बीबी का बाहर आना, उनकी रिहाई का होना, फिर खान साहब की बहनों के हवाले से, तो ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि काफ़ी मामलात आपके जहाँ तय होने चाहिए थे वहाँ हो गए हैं, और जिस तरीके से बार बार ये तासुर मिल रहा है कि कोई डील हुई है और खान साहब काफ़ी चीज़ों पे अग्री कर चुके हैं? अच्छा, अब बुनियादी तौर पे देखें ना, इस स्टेज पे आके 9 महीने की एक तगोदो के बाद वो बाहर आई हैं, और ये तासुर देना मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रगल की तौहीन है। आप कहना मतलब जो है ना कि केसेस की नौइयत क्या थी। देखें, आपने किन चार्जेस पे उन्हें रखा। जुलाई से जो है ना तमाम केसेस में सज़ाएं सस्पेंड हो गई थी, जुलाई ऑनवर्ड्स बनता ही नहीं था। ये सारा पीरियड तोशा खाना 2 बनाना खाली किस लिए कि टारगेट है कि इमरान खान को किसी तरह से तोड़ें, इमरान खान को स्विच करें, मगर वो चीज़ पॉलिसी फेल हुई। क्योंकि देखें, इमरान खान ने क्लैरिटी के साथ कह दिया ना मैंने किसी से बात करनी है, ये सबके सामने, और वो अपनी बात पे कायम है। देखें, अब इमरान खान की डील है इस मुल्क की आवाम के साथ। देखिए, 25 करोड़ आवाम का इंटरेस्ट इमरान खान को सबसे ज्यादा पैरामाउंट है। लेकिन बुशरा बीबी का कोई डील बनाना अपने लिए सीएम हाउस पेशावर चले जाना, उस पर आपके इस्लामाबाद में बैठी हुई जो मरकजी क़यादत है वो काफ़ी नाला है, वो उनको उस चीज़ पे एतराज़ है, क्योंकि हमारे सामने बयानात मौजूद हैं, आपकी पार्टी के अंदरूनी जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, गंडापुर साहब के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों को गद्दार तक कह रहे हैं, जो कुछ इस दिन एहतजाज के दिन हुआ इस्लामाबाद के अंदर। तो ये जो इंटरनल रिफ्ट है, ये मजीद खुल के बाहर आ रहा है हर गुजरते दिन के साथ। अच्छा, नहीं, ये इंटरनल देखें रिफ्ट तो नहीं मैं कहूँगा, इंटरनल मिसमैनेजमेंट ज़्यादा है। देखें, अगर अली अमीन गंडापुर ने एक काम किया, उसने तो खान साहब ने कॉल दी थी ना कि आपने इस्लामाबाद पहुँचना है, वो उसने
टेयर गैस सबका सामना करते हुए इस्लामाबाद पहुंच गया, तो बाकी भी लोगों का कुछ रोल था। तो ये ताली दोनों हाथों से बजती है, सारे का सारा बर्डन हम अली अमीन पे डाल दें तो वो सारे बरीओ जिम्मा नहीं हो जाते। तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों पे पार्टी देख रही है। जो पहले लूप होल्स रहे थे वो ये इंटरनल मिसमैनेजमेंट है, रिफ्ट नहीं है। राइट, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हलफ उठाने के बाद पाकिस्तान में सियासी बिसात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। सियासी ठहराव भी देखने में आ रहा है। सियासी जमातों के लाहे अमल में भी तब्दीली दिखाई दे रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन का कहना है कि तरमीम की मंजूरी के बाद उम्मीद हुई है कि अब पाकिस्तान को चोर रास्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जैसे माजी में बनाया जाता रहा है। मुल्क की खिदमत करती हुकूमत को ख़त्म करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। अब वो चोर रास्ते बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। हमारे पास एक चीफ जस्टिस था जो अपने साथी जजों के दबाव का मुकाबला कर सकता था, जो शायद उसे भड़काने की कोशिश करते कि ये आपका मामला नहीं बल्कि जजों की ताकत का सवाल है। बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर मुल्क में इंतकाम की सियासी रविश को खत्म करना है तो पहला कदम उस आदमी को उठाना पड़ेगा जो जेल में बैठा हुआ है। अपोजिशन के मौक़िफ़ की बात की जाए तो आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत को मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इसमें कोई शुबा नहीं कि इत्तेहादी हुकूमत ने विफाक में अपने कदम मजबूत किए हैं और चोर रास्ते को बंद करने की कोशिश की है। सबसे अहम सवाल, 26वीं आईनी तरमीम से अवाम की फलाह कैसे मुमकिन हो सकेगी? आज भी मुल्क में दीवानी और फौजदारी इंसाफ, बुनियादी हुकूक, हुकूमत, करप्शन, रेगुलेटरी निफास और नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी के शोबों में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ख़राब है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि एक जो वावेला था चीफ जस्टिस की तैनाती पे, याहिया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने पे, आज अली अमीन गंडापुर की वहाँ मौजूदगी ने क्या मैसेज दिया है? क्या वो सिर्फ एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की शिरकत थी या एक पार्टी का ओवरऑल पैगाम था चीफ जस्टिस के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज काफ़ी अरसे बाद दोबारा मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी की जो हम बात करते थे और ये चीज़ें थी, और आज एक जो ओथ था उसमें जैसे आपने बात की कि CM, KPB और तमाम तकरीबन जो है मुख्तलिफ, एक दो CM नहीं आ सके और गवर्नर्स नहीं आ सके, लेकिन आप देखें कि वो CM जो KP हैं वो साथ साथ अपने सूबे के वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर मेरिट पे फैसला नहीं हुआ तो हम पाकिस्तान बंद कर देंगे। तो मतलब है कि उनके मुताबिक तो मेरिट पे फैसला हो चुका है। उसकी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए मैं समझता हूँ कि बड़े एजाज़ की बात है, अच्छी बात है कि काफ़ी अरसे के बाद, बल्कि पहली दफ़ा हमें एक ऐसा चीफ जस्टिस मिले जो कि 3 साल के लिए होंगे। पहले हमारे चीफ जस्टिस एक रहे, जो हम पहले बात करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में 1 यूनिट ख़त्म करेंगे, वो 1 यूनिट का ख़ात्मा है। और मैं समझता हूँ कि अभी हमें आगे चलना चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। आज मैं एक और मंजर देख रहा था, और मैं देख रहा था कि जब जरदारी साहब कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, आज वो लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। एक शख्स वो भी बैठा हुआ था जो कि बार बार हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा से इसरार कर रहा था कि तुम ख़त लिखो वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और वो कह रहे थे कि नहीं, आइन में ये चीज़ नहीं है। उसने कहा नहीं, डेफिनेशन आइन की हमने करनी है। तो जिस शख्स को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, जिस खत के लिए वो कह रहे थे ख़त लिखो, आज उन्हीं की अदालत में हाजिर थे। अच्छा, ठीक है। तो देखें ना, ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि वो प्रेसिडेंट है दोबारा। गिलानी साहब जो हैं वो भी इस वक्त चेयरमैन सेनेट है, और वो रिटायर्ड अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप तो कहते हैं ना आगे की बात चलें, लेकिन PTI जो कह रही है कि हम चैलेंज करेंगे, इसको कोर्ट में लेकर जाएंगे। देखिए, PTI मैं आपके कई प्रोग्राम में कहा कि उनके 4-5 ग्रुप हैं, फ्रेंचाइज हैं। एक फ्रेंचाइज मुझे याद है, मेरे पिछले देखिए, पहली बात तो ये है कि आप वो क्लिप दिखाएं अवाम को जब गौहर खान और मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और गौहर खान ने कहा कि मौलाना साहब और हमारा एक ही ड्राफ्ट है। तकरीबन PTI ने जो ड्राफ्ट किया, हमने बहुत सी चीज़ें थी हुकूमत की तरफ से दी, पार्टी की तरफ से भी थी, हमने उस पर बैठ के उनके साथ बताया कि आप किस चीज़ पे राज़ी हैं। उन्होंने कहा हम इस ड्राफ्ट पे राज़ी, हमने कहा ये ड्राफ्ट कबूल हो गया, हमें इसी पे करते हैं। बाद में कहा कि नहीं, हमने तो जाना है अपने बानी चेयरमैन से मिलना है, जो कि न चेयरमैन है न पार्लियामेंटेरियन है।
वो जाके अपने रोएदाद रो रहा था 22-23 मिनट सुने कि मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, चीज़ें हैं, लेकिन सब चीज़ उनके पास है। मैं कहूँ उनको आप बता दें कि उनको आप वो स्पीच की रिकॉर्डिंग बार बार अपने सेल में दिखाएं जो कि यूएस में कर रहा था कि जेल में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वही चीज़ उनको देनी चाहिए। 7 स्टार होटल नहीं होना चाहिए, देसी मुर्गे नहीं होने चाहिए, जेल बैनुल के मुताबिक खाना होना चाहिए, फ्रिज जो जरदारी साहब को दवाइयों के लिए भी नहीं थे इनके लिए भी नहीं होना चाहिए, वही चीज़ें जो खुद चाह रहे थे कैसे होना चाहिए, उस वही करें। अब बात ये कि जब सब चीज़ पे राज़ी हो गए ना, अब ये एक ऐसी पार्टी है ना और ऐसी मखलूक है, अगर आप इनको कह दें ना कि ये जन्नत है, इधर जन्नत में चलते हैं, ये कह दें हमने दोज़ख में जाना है, ये कभी भी राज़ी नहीं होंगे। ओके, इन्होंने राज़ी होने नहीं, सब कुछ करने के बाद इन्होंने कहा कि नहीं हमने, तो अगर आप कहते हमने 26वीं आईनी तरमीम नहीं लानी तो शायद मान जाते, कोई सूरत बन जाती, वो कहते नहीं आप लेकर आए, तो कहेंगे हम 27वीं नहीं लेके आएंगे। अच्छा ठीक, अच्छा लेकिन इसमें आज एक और चीज़ भी हुई ना, शायद ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑलिव ब्रांच जो है वो भी ऑफर की है उन जजेस को जो कि शायद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, जस्टिस मंसूर अली शाह को या जस्टिस मुनीब अख्तर को उस पार्लिमानी कमेटी में दोबारा शामिल करके। देखिए एक अच्छी बात तो ये भी थी आज प्रेसिडेंसी में कि तकरीबन मेजॉरिटी होंगे 99% सिवाय मंसूर अली शाह शायद उम्र पे गए, बाकी सारे जजेस वहाँ पर आए थे वोटिंग सेरेमनी में। एक चीज़ है और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए, और जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने चीज़ें, तो अब मैं समझता हूँ कि स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, स्पीडी फैसले होने चाहिए ताकि आवाम को भी सहूलत मिले, और जो फैसले सियासी तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं उनके भी फैसले तकरीबन होने चाहिए, सालों साल इंतज़ार नहीं होना चाहिए। तो अब ये तो उनका बिज़नेस है, उसमें किसी में बेंच में कोई जज आएगा, किसी में कोई जज आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में इंसाफ, अदल और इंसाफ होना चाहिए, चाहे जो भी हो, और सज़ा जैसा इस मुल्क में होनी चाहिए ताकि। बट आपने जैसा पार्लिमान की बालादस्ती की बात की कि उसको तो चलें आपने इंश्योर किया, आज आपने बताया प्रेसिडेंसी के क्या हालात थे कि वहाँ पे आपको वो जरदारी साहब का जुमला, बीबी का जुमला कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बट ये बाकी जो मामलात हैं जिसके लिए आपने आईनी कोर्ट का मुतालबा किया, फिर उससे पीछे हटते हुए आईनी बेंच की तरफ चले गए, असल चीज़ तो वो है ना कि वो सियासी केसेस में ही ना उलझी रही अदालतें और कोर्ट्स हमारे सारे, के बाद में अवाम जो है वो धक्के खाती फिरे, वो चीज़ कैसे आप ख़त्म करेंगे? वो जो जुडिशरी का नंबर हर गुजरते दिन के साथ नीचे से नीचे चलता जा रहा है, वो देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो बात हो रही है ना, देखें अब तकरीबन मैं समझता हूँ कि 3 सूबाई असम्बलियों में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, तो इसकी रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, वहाँ पे बेंच बन जाएंगे। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज CM KP ने उसमें आए हैं ओटेकी में, तो उनको चाहिए कि वो KP भी करे ताकि सियासी जो फैसले हो जाएं। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि फॉर्मर जो थे डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के, उनका फैसला आया था ट्रिब्यूनल से भी, हाई कोर्ट से भी, कि 50 से 60 हज़ार ह्यूमन एरर वोट कास्ट हुए हैं। सूरी साहब, हाँ, मतलब 50-60 वोट तो मान लेंगे, 500 वोट भी चलो कोई बहुत ही अंधेर नगरी मान लेंगे, 50-60 हज़ार वोट ह्यूमन एरर वोट कोटे में कास्ट हो, आज तक उसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया कि किसी को, बस ठीक है वो तो गुजर गई असम्बली, और जिसके ऊपर केस किया था वो ठीक था, लेकिन अब हम क्या करें, कोरिलेशन भी गुजर गया। तो ऐसी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आपको इस फैसले ऐसे करने चाहिए, ठीक है, इतने टाइम में करने चाहिए, इतने मतलब है कि ये चीज़ें, फिर आप देखें कि हम सियासतदानों की वजह से आवाम रुल रही होती है, रोज़ाना कोई ना कोई केस शुरू हो जाता है, आज इस पर 100 मोटिवेशन, आज ये केस आ गया है, मेरे अगर एक सिविलियन का अगर किसी कोई केस है, चाहे वो जिस हवाले से भी है, उनको मुश्किल से 5-6 महीने बाद पेशी मिलती है, जब आते हैं तो सियासतदान आगे खड़े होते हैं, सियासी केस होते हैं, उनको फिर 6 और 8 महीने की पेशी मिल जाती है, वो बेचारे पत्नी किधर से किधर रुल रहे हैं। असल चीज़ तो यही ना कि आप लोग जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उससे आवाम को तो फायदा हो, ये चीज़ होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें भी बेहतरी की जरूरत है तो 27th अमेंडमेंट भी आ सकती है, 18th अमेंडमेंट हमने की थी, कब की थी, आज 26th अमेंडमेंट आ गई है, तो आगे आप, लेकिन वो 19वीं तो आपको खैर इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से करनी पड़ी थी ना, उन्होंने धमकी दे दी थी कि मैं पूरी मतलब है कि आज वो बैठा हुआ था, रोजाना सुबह उठता था, देखता था कि सब्जी मंडी में क्या रेट चल रहा है, कभी प्याज, कभी आलू, कभी क्या, ये कोई वैसे से काम है? फिर भाई आप, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे बेहतर एंकर हूँ, तो फिर आप इधर मतलब आप अपना बैठे, मैं कहता हूँ, और आप बोले कि मैं आपसे, अच्छा अगर आप समझते हैं कि आप ऐसे देखें, सियासतदानों के या पार्लियामेंट के, जुडिशरी के, बाकी इदारों के अपने अपने काम हैं। अगर आप बोले कि नहीं मैंने अपना काम नहीं करना, मुझे मैंने जाना है सब्जी मंडी में रेट फिक्स करना है, मैंने जाके बताना है कि तुम्हारे साथ ये वाला सेक्रेटरी जो है ये बेहतर हो सकता है इस डिपार्टमेंट में और ये सेक्रेटरी नहीं हो सकता, वो आप कहते हैं कि वो जजेस का ये चीज़ें नहीं। हाँ, अगर एक चीज़ गलत है आप बिल्कुल उनको टांग दे सजा देते हैं, अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल सजा देते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप मुझे बताएं कि आपने सेक्रेटरी ये वाला लगाना है मेरी मर्जी से। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, अब जिस तरह PTI कह रही है कि जनाब हमने जाना है, कोर्ट जाना है, इसको चैलेंज करना है, अब जाहिर है वो जस्टिस याहिया अफरीदी की अदालत के अंदर ही जाएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट के अब तो चीफ जस्टिस वही हैं, तो उसके बाद कोई इम्कानात है, मतलब एक तरमीम के नतीजे में वो चीफ जस्टिस बने हैं,
किस लिए जाएंगे? उसी तरमीम के अगेंस्ट उन्हीं चीफ जस्टिस के 26वीं तरमीम के लिए जाएंगे? हाँ, उनको बोले आप बताएं, आप बताएं, उनसे पूछें कि आप लोगों ने तरमीम आप लोगों की ड्राफ्ट शुरू नहीं है? नहीं मानते, वो नहीं मानते, वो कहते हैं हम नहीं तो मानेंगे ना। देखिए उनका प्रॉब्लम ये है, वो जो वर्क फ्रॉम होम वाले आजकल जा रहे हैं ना, देखिए उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कि 5-6 पार्टियां बदल के आके रोजाना बैठ जाते हैं मोबाइल कैमरे के सामने कि हमने पार्टी ऐसे चलानी है। कुछ लोग हैं कि जो पहले दिन से उस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, जो कि उनके अपने नजरियाती का हैं या उनके अपने लोग हैं। कुछ लोग हैं जो घूमते घुमाते डेपुटेशन पे हर पार्टी में घूमते घुमाते आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। अब वो उनको बता रहे हैं कि आप लोगों ने कौन सी सियासत करनी है। आप मुझे बताएं कि आप पीटीआई ने कोई बंदा पंजाब या ये मरी या कहीं से निकाला है? इन्होंने ठेका दिया खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को कि बंदे आपने लाने हैं। इधर जब थे, आप मुझे बताएं कि वो लीडर किधर गए थे जो कि तकरीरें और जूम के जरिए या बट खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी तो नहीं ला पा रहे ना, उनके तो अपने खिलाफ उनकी मरकजी क़यादत हो गई कि जनाब ये कैसे पहुंच गए थे यहाँ पे। वो और चीज़ है कि कैसे पहुंच गए थे, क्या चीज़ था, वो एक और स्टोरी है। मुझे पता है कि पंजाब की लीडरशिप कितने लोग लेके आए थे यहाँ पे। वो लीडर कहाँ पर थे पंजाब के? डी चौक में मौजूद थे या कहीं पे आसपास मौजूद थे, या उनको आपने दिखाया जलूस वहाँ पे रोक दिया गया है, वहाँ पे ये हो गया है? वो सारे अपने कमरों में बैठ कर जो है याशें कर रहे थे। आधे से ज्यादा जो है वो केपी हाउस में पड़े हुए थे, आधे से ज्यादा अपने घरों में बैठे हुए थे कि बस यूँ करते हम यहाँ से बैठ के जो है ना 7 से 11 बजे शो करेंगे बस। तो ये काम था उनका। टीवी पे जो है ना वो टीवी पे और बस वीडियो पैगाम दे दे, ये कर लो वो कर लो। भैया आप बताएं अपने हल्कों से कितने कितने बंदे लेके आए, कितनी कितनी गाड़ियाँ लेकर आए, कितने कितने वो, फिर बताएं कि हमने ये क्या है। उन्होंने कहा नहीं यार केपी ने ठेका लिया, केपी के लोग आएंगे और ये काम करेंगे बस। अच्छा, एक तरफ ऑब्वियसली गंडापुर साहब को लेके फॉर वट एवर रीजंस उनकी अपनी क़यादत यहाँ ख़ास तौर से वो क़यादत जो इस्लामाबाद में पंजाब में बैठी है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, रिजर्वेशंस आई, और ऐसे में बुशरा बीबी का वहाँ सीएम हाउस जाना, ये किसको पैगाम दिया गया? देखिए पीटीआई के हमारे दोस्त कहते हैं कि बुशरा बीबी सियासत नहीं करती। उसको आप उस तरीके से देखें कि वो नॉन पॉलिटिकल और एक खातून खाना है या पेशावर क्या करने गई? शॉपिंग करने गई हैं, कारखाना मार्केट में जाएंगी, बड़ा मार्केट जाएंगी, मीटिंग शेयर कर रही हैं। आज की दुनिया कोई छुपी हुई नहीं है। सीएम हाउस में मीटिंग शेयर कर रही हैं, तो सीएम हाउस में किस लिए बैठी हो आप? तो क्या पार्टी वो टेक ओवर कर रही है? ये कोई जो डील है उसका कोई टेक ओवर वो करे ना करे, ये तो एक मतलब एक और क्वेश्चन। वो मीटिंग्स कर रही हैं, मीटिंग शेयर भी कर रही हैं, हिदायत भी दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। बाहर खबरें जो भी उनके तर्जुमान हैं जो भी कहते हैं कि जी वो गैर सियासी है, कोई नहीं है, तो फिर आखिर पेशावर जाने के वजूहत तो बता देंगे ना कि वो पेशावर क्यों गए। उनका घर तो जमान पार्क में है, उधर जाना चाहिए था उनको। पहले तो यही ख्याल था कि जमान पार्क जाना चाहिए था ना, उनका घर तो सीएम हाउस नहीं। आप ऑफिशियल एक घर में ठहरे हुए हैं, सरकारी डिजिग्नेटेड घर है फॉर सीएम, ठीक है आप आएँ, बिल्कुल आप 100 दफ़ा ठहरें। आप हम केपी वाले मेहमान नवाज लोग हैं, ये बात नहीं है, लेकिन आप मान लें कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है। हो सकता है ये खौफ हो कि इस्लामाबाद से या लाहौर से उनको फिर अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये भी खौफ हो सकता है। नहीं, वो खौफ निकाले अपने दिल से, नहीं फिलहाल नहीं। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मीटिंग्स चेयर कर रही हैं और भरपूर सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया है, अपने पैगाम जो भी हैं वो उनको दे रही हैं। तो ये वाकई डील का ही नतीजा है, उनका आना, फिर खान साहब की बहनों का आना? ये मैं भी आपके पास तो इत्तला होती है ना। ये अब उन्होंने क्या डील किया मुझे नहीं पता, पूछ के बताऊंगा। तो अच्छा चलें, ये मतलब डील की है, आप कह रहे हैं क्या डील की है ये आपको नहीं पता, लेकिन डील हुई है। अब देखेंगे 2-3 कैफेज में बैठ के चाय पियेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, नहीं तो क्या इस डील के बाद खान साहब खुद भी बाहर आ सकते हैं? इसके भी चांसेस हैं कि नहीं डील ये हुई है कि जी आप अंदर हैं, आपकी अहलिया और बहनें बाहर? मुझे नहीं लगता खान साहब कोई मुस्तकबिल करीब में बाहर आ रहे हैं। और जो उनके केसेस हैं उनको देखें, आज अगर बुशरा बीबी या उनकी इमरान की बहनें बाहर आई हैं तो अदालत ने छोड़ा ना उनको, तो अदालत ने फैसला करना है उनका। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं करना, या डी चौक फैसला नहीं होना। अदालतें मौजूद हैं, अदालतें फैसला करें कि अगर उन्हें छोड़ें, अगर उनके जो करतूत हैं, उन्होंने अगर करतूत ऐसे किए हैं जिसमें उनको सज़ा होनी है तो सज़ा भुगतेंगे, और अगर सज़ा उनको मतलब है कि वो नहीं मिलती सज़ा तो नहीं होगी। लेकिन क्या बताएं कि ये जो यूके में हुआ, उनको डिस्क्वालीफाई किया है, पाकिस्तान के इंटरनेशनली भी डिस्क्वालीफाई हुए ना। ये तो नहीं है कि हमने किया है, इंटरनेशनली भी उनको डिस्क्वालीफाई किया गया कि आप वाइस चांसलर के लिए जो उनको उनका नाम जो है तजवीज़ किया गया था, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज़ ये भी बताइए ना कि अगर इसी तरीके से मामला चलते हैं, गो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ पे चीफ जस्टिस के मामले पे यू टर्न लिया, जो कि गंडापुर साहब की प्रेजेंस ने भी बता दिया, बट फॉर्म 47 बार बार वो इसी चीज़ का तस्करा करते हैं ना कि हुकूमत ने तरमीम की है अपना इलेक्शन बचाने के लिए, ख़ुद इक़्तिदार में जिस शिक के ज़रिए आए हैं या जिस रास्ते के ज़रिए आए हैं उसको सेव करने की कोशिश की है, उस पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ख़त्म मामला। फॉर्म 47 इलेक्शन का ऑडिट करना वो सब ख़त्म हो गया। अब देखिए चीज़ें जो कह रहे थे तो उसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे,
मौलाना साहब के साथ बैठ के बातचीत नहीं कर रहे थे, ठीक, मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं कर रहे थे, अपना ड्राफ्ट नहीं दे रहे थे, खुर्शीद शाह की कमेटी में नहीं बैठे हुए थे, सारा कुछ हो रहा था, सबके सामने हो रहा था, उस खुर्शीद शाह की कमेटी में बैठे रहे थे, आखिरी दिन तक बातचीत भी कर रहे थे। फिर उनकी रिक्वेस्ट पे बिलावल साहब ने रिक्वेस्ट की फेडरल गवर्नमेंट को कि इनकी मुलाकात भी कराएं, मुलाकात में पाबंदी थी, अच्छा, वो भी सब कुछ किया, तो वो सब कुछ ठीक था। अब फिर वो शुरू हो जाएंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं समझता हूँ कि बस ठीक है, उन्होंने भी तो अपने वोटर्स को किसी तरीके से राज़ी रखना है किसी चीज़ पे। अच्छा, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए और वोटर्स के लिए जो है वो किया गया है। राइट, फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। बुझे बुझे चेहरों ने मुकम्मल दास्तान बयान कर दी। नेतन्याहू की बात की जाए या इजरायली वजीर दिफा योआव गैलेंट की, दोनों के चेहरे ऐसे उतरे हुए थे जैसे अहदाफ हासिल नहीं किए जा सके, वो कामयाबी नहीं हासिल की जा सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। बात हो रही है ईरान पर इजराइल के होने वाले हमलों की। इजरायली मीडिया जराए दावा कर रहे हैं कि कुल 20 मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया है। इजरायली मिलिट्री तर्जुमान का कहना है कि इजराइल ने ईरान पर होने वाले हमले से अपने अहदाफ कामयाबी से हासिल कर लिए हैं। हमारा जवाबी हमला मुकम्मल हो गया है और इसके मकासद हासिल हो चुके हैं। दावा किया गया है कि ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और एयर डिफेंस बैटरीज को निशाना बनाया गया है। इजरायली वजारत दिफा की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि इजरायली जंगी तैयारों ने ईरान के मुताद्दिद अहदाफ पर दुरुस्त और टारगेटेड हमले किए, जिसके बाद हमारे तैयारे बाहिफाजत वापस लौट चुके हैं। इजरायली हमलों के नतीजे में ईरानी वक्त 2:30 बजे पहले धमाके की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये सिलसिला 4 घंटे तक चलता रहा। ईरानी मीडिया और हुकूमती ज़राए पर जारी बयानात की बात की जाए तो ईरानी हुक्काम का कहना है कि इजरायली जवाबी कार्रवाई बुरी तरह नाकाम रही। सेहूनी रियासत की तरफ से अलाम और खुजिस्तान सूबे में फौजी तनसीबात पर हमले की कोशिश की गई। हमले के नतीजे में मामूली नुकसान हुआ। ज़्यादातर हमलों को दिफाई निज़ाम की तरफ से कामयाबी से रोक दिया गया। इजरायली वज़ीर दिफा का कहना था कि इजरायली हमला खौफनाक होगा। ऐसा बिल्कुल मालूम नहीं हुआ। तंजिया अंदाज में बरतानिया में मौजूद दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि ईरानी डिफेंस यूनिट इजरायली कार्रवाई से मायूस हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि इजराइल को एक फेस सेविंग चाहिए थी और उसको फेस सेविंग फराहम कर दी गई और अमेरिका ने इजराइल की फेस सेविंग में मदद की। इजराइल को अलामती तौर पर हमला करने के लिए मखसूस मकामात फराहम किए, बॉम्ब्स फराहम किए, फ्लाइट प्लान फराहम किया, अरब रियासतों से फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त लेकर दी और फिर ईरान को कहा गया कि कुछ रियायतों के बदले बदला ना लिया जाए। इजराइल को ना ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की इजाज़त मिली और ना ही ईरानी ऑयल के ज़ख़ीरे पर हमले की इजाज़त दी गई, क्योंकि मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमरीका आगाह था कि इजरायली कार्रवाई का खुमियाजा मगरब समेत पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। दुनिया के लिए ईरान की तरफ से मशरिक़ वस्ता से तेल की बंदिश किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि मगरबी ममालिक पहले ही रूस पर लगाई गई मौशी पाबंदियों के नुकसान को पूरा नहीं कर पा रहे। इजरायली हमले से ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि इजराइल एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत पर हमला करने की सलाहियत नहीं रखता। सेहूनी रियासत की कमज़ोरियाँ वाज़ेह हो चुकी हैं। अमेरिका की मदद के बगैर सेहूनी अफवाज लड़ने के काबिल नहीं। सेहूनी रियासत दूसरे ईरानी हमले को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि इजराइल ने ईरानी मिसाइल सिस्टम की मुनासबत से अपना डिफेंस बेहतर कर लिया है और नए डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल कर लिया है, मगर हकीकत यह है कि अमेरिका का दिया गया थाट डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर रोकने की सलाहियत नहीं रखता। थाट सिस्टम की दुनिया भर में कुल 9 बैटरीज बनाई गई हैं और अगर सब की सब भी इजराइल में इंस्टॉल कर दी जाएं तो तब भी इजराइल का दिफा मुमकिन नहीं। थाट में एक वक्त में 8 मिसाइल लोड किए जा सकते हैं और मिसाइल सिस्टम की रीफिलिंग भी एक दुश्वार और तवील मरहला है। अगर ईरान से एक वक्त में 100 मिसाइल फायर किए जाते हैं तो मुकम्मल 9 बैटरीज की मदद से सिर्फ 16% यानी 16 मिसाइलों को रोका जा सकेगा। 84 मिसाइल फिर भी अपने टारगेट को हिट करेंगे। पहली बात तो इजराइल के पास 9 बैटरियां नहीं, दूसरा एक मिसाइल रीफिल की कीमत
12.6 मिलियन डॉलर बनती है, जो एक लंबी जंग में किसी भी मुल्क की इस्तात से बाहर है। इजराइल किसी सूरत दूसरा ईरानी हमला बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता और ना ही ईरानी मिसाइलों से मुकम्मल दिफा मुमकिन है। इजराइल सिर्फ और सिर्फ कमजोर, बेबस और लाचार फलस्तीनियों को मारने की सलाहियत रखता है, जो अपना दिफा करने की पोजीशन में नहीं है। काश हम मुस्लिम ममालिक भी इकट्ठे हो पाते तो इजराइल फलस्तीनियों के कत्लेआम की जुर्रत भी ना करता, मगर हमने फलस्तीन को नाकाम कर दिया। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.